हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, ब्रेन के पार्ट बारे में। और ब्रेन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा कौन सा हो गया ये, हाइंड ब्रेन। और मिसाल के तौर पे ये देखें, ये हमारा जो ऊपर ये जो ब्रेन मैंने बनाया है, रेड कर रहा हूँ, ये फोर ब्रेन है। और ये जो है फोर ब्रेन के बाद येलो कलर से जो शो कर रहा हूँ, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये मिड ब्रेन है। और बाकी नीचे जो ये ब्लू कलर का जितना भी पार्ट है, ये इस सब को मिलाकर क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं हैंड ब्रेन। ये तीन पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट में। कल पिछले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं, एक टीलेंसेफ्लोन और एक डाइनसेफ्लोन में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर सबसे बड़ा जो मेन पार्ट नजर आता है वाज़ा तौर पर आपको, वो क्या होता है, ये टीलेंसेफ्लोन होता है। फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है, ये कौन सा है, ये है टीलेंसेफ्लोन, जो आपको वाज़ा तौर पर क्या आ रहा है यहाँ पर नजर आ रहा है, ये टीलेंसेफ्लोन। और टीलन सेप्लोन जो है वो किस पर कंसिस्ट होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर कंसिस्ट होता है। ये मैंने एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहाँ पर बनाया हुआ है। अब अगर हम इस टीलन सेप्लोन को थोड़ा सा हटाएं, तो उसके नीचे फिर हमें क्या नजर आता है, ये डाइन सेप्लोन नजर आता है। टीलन सेप्लोन के बारे में ये तमाम बातें हम पढ़ चुके थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ये सब बात हमारी लास्ट टाइम हो चुकी थी। अब आज जो हमने कवर करेंगे, हम करेंगे इसको डाइन सेप्लोन को, मिड ब्रेन को और फ्रंट ब्रेन को। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किससे करते हैं, पढ़ते हैं हम स्टार्ट डाइन सेफेलॉन से। तो फोर ब्रेन का पार्ट है डाइन सेफेलॉन। डाइन सेफेलॉन को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक थैलामस, कल मैंने आपको इनकी स्ट्रक्चर तो बता दी थी, आज हम बात करेंगे किस पर, इनके फंक्शन पर। एक थैलामस और एक लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम के भी तीन पार्ट हो गए, एक तो हाइपोथैलेमस, एक एमिगडेला, और तीसरा जो है वो हिप्पोकैम्पस। ये तीन पार्ट होते हैं। चलो पहले बात कर लेते हैं किसकी, थैलेमस की हम जो है वो बात कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये हमारा अगर ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, फोर ब्रेन का पार्ट है ये, सेरिब्रम है। मिसाल के तौर पे ये क्या है, सेरिब्रम है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे लगा हुआ है ये थैलेमस। ये क्या है हमारा, थैलेमस। अब थैलेमस की अगर हम बात करें कि ये थैलेमस क्या काम करता है, तो थैलेमस के बारे में एक तो कहा जा रहा है कि ये मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर है। इंटीग्रेटिंग सेंटर, अब क्या मतलब है इसका, मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर। अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, देखो मिसाल के तौर पे जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, मिसाल के तौर पे जब आप ड्राइव करते हो तो आपके डिफरेंट पार्ट इंटीग्रेट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो रोड के ऊपर जो है वो आपको, रोड के ऊपर ट्रैफिक कौन सी है, आपकी आंखें उसको देख रही हैं। पीछे से हॉर्न बजने की आवाज़ आ रही है, आपके कान है, यानी आंखें और कान इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर आप हाथों से जो है वो इस स्टेयरिंग को मूव कर रहे हो, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। फिर पाँव से आप रेस को मूव कर रहे हो। तो मतलब अब देखो कितने सारे पार्ट आपस में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इतने सारे पार्ट आपस में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये जब हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो कहता है कि ये मेजर जो इंटीग्रेटिंग सेंटर है हमारी, जो है वो ब्रेन का, तो वो कौन सा है, वो ये हाइपोथैलेमस है, मतलब मेजर इंटीग्रेटिंग सेंटर। इसमें दो किस्म के इनपुट होते हैं, इसमें दो किस्म के इनपुट हैं। एक दो सेंटर हैं, इसमें दो सेंटर हैं, एक इनपुट सेंटर, एक कह रहे हैं इनपुट सेंटर, और एक इसके पास है आउटपुट सेंटर। अब देखो इनपुट और आउटपुट सेंटर क्या है। अब मिसाल के तौर पे कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे नीचे हाइंड ब्रेन से कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन इसके पास आई, ये आ गई सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन दे दी इसने किसको, सेरिब्रम को। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आई, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरफ चली गई है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ चली गई। मतलब जहाँ की जो इन्फॉर्मेशन थी इसको उस जगह पहुंचा दिया। कोई आंखों वाली, कोई देखने वाली इंफॉर्मेशन थी तो देखने वाली साइड में पहुंचा दिया, सुनने वाली इंफॉर्मेशन थी तो सुनने वाली साइड में पहुंचा दिया। तो इस तरीके से ये किस चीज का काम करता है, ये इनपुट सेंटर का काम करता है। इनपुट सेंटर का मतलब ये है कि ये क्या काम कर रहा है, इनपुट सेंटर का मतलब ये है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन आती है वो क्या होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं। वो गोइंग, उनको कहाँ भेज रहा होता है, उनको भेज रहा होता है सेरिब्रम की तरफ, सेरिब्रम
ब्रम की तरफ भेज रहा है। देखें ये येलो कलर की जो है ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है और वो सेरिब्रम की तरफ आ रही है। अच्छा, फिर ये आउटपुट सेंटर के तौर पे भी काम करता है। आउटपुट सेंटर का मतलब आपकी बॉडी को जो कमांड देने हैं, आपकी बॉडी को जो कमांड देने हैं, अब यहाँ से मैसेज जो है वो पूरी बॉडी की तरफ जाएगा। अब ये जो रेड कलर के हैं ये हैं कमांड, यानी अब सेरिब्रम आपकी बॉडी को जो कमांड दे रहा है। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, मोटर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके वापस जा रहे हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन इनपुट वापस जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी, और कौन सी इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी? आती जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती होती है, और जाती जो है वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? मोटर इन्फॉर्मेशन। यानी पूरी बॉडी के तरफ जो है ये जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा। और मोटर इन्फॉर्मेशन जो लीव करती हैं सेरिब्रम से, तो वो भी किसके थ्रू होती हुई जाती हैं? वो जो है वो मिड ब्रेन के थ्रू होती हुई जाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मिड ब्रेन इनपुट सेंटर का काम भी कर रहा है और आउटपुट सेंटर का भी काम कर रहा है। मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है गोइंग टू सेरिब्रम, वो किससे होकर जा रही है? वो थैलेमस से होकर जा रही है। और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिविंग टू सेरिब्रम, सेरिब्रम से वापस जो जा रही है बॉडी की तरफ, वो भी किससे होती हुई जा रही है? वो भी थैलेमस से होती हुई जा रही है। तो मतलब ये इनपुट सेंटर का काम भी कर रहा है और आउटपुट सेंटर का भी काम कर रहा है। इसके अलावा सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है सॉर्टेड भी होती हैं, सॉर्टेड आउट। यहाँ पर क्या होती है? वो सॉर्टेड आउट होती हैं टू द अप्रोप्रिएट हायर ब्रेन सेंटर। मतलब जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो सॉर्ट आउट होती है कि अब आगे कौन सी इंफॉर्मेशन को कौन से पार्ट में भेजना है। कोई देखने वाली इंफॉर्मेशन है तो उसको विजुअल पार्ट में भेज देना है, सुनने वाली इंफॉर्मेशन है तो उसको भेज देना है विजुअली पार्ट में। हमें पता होता है ना, फ्रंटल लोब होता है, पेराइटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है। तो यहाँ पर सॉर्ट आउट होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है। ये फ्रंटल लोब का काम है तो इसको फ्रंटल लोब की तरफ भेज दो। ये पेराइटल लोब का करने का काम है तो इसको पेराइटल लोब की तरफ भेज दो। ये जो है वो टेम्पोरल लोब का काम है तो उसको वहां भेज दो। मतलब जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पर क्या होती है? सॉर्टेड आउट होती है, इनको कहाँ पर आगे जो है वो भेजना है। और किस लिए सॉर्टेड आउट होती है? जो है वो हायर ब्रेन सेंटर की तरफ जाती हैं। हायर ब्रेन सेंटर मतलब सेरिब्रम की तरफ जाती हैं फॉर फर्दर इंटरप्रिटेट। इसलिए जा रही हैं ये फॉर फर्दर इंटरप्रिटेशन एंड इंटीग्रेशन, ताकि उनकी इंटरप्रिटेशन हो और इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन में आपको बता दिया था इंटीग्रेशन क्या होती है, जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को आप मिलाते हो, आपस में मिलाकर काम करते हो। और इंटरप्रिटेशन क्या होती है? देखो इंटरप्रिटेशन ऐसे होती है कि एक आपने सेब देखा, अब आंखों ने तो आपको वो सेब दिखाया है, अब उस सेब के हवाले से आपकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि इसका कलर रेड है, इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट ऐसा है, ये पका हुआ है या कच्चा है। ये सारी चीजें जो आपके ब्रेन में ये काम कर रहा है, ये क्या है? उस सेब के हवाले से आपकी ये पूरी इंटरप्रिटेशन। तो चीजों के जो आप देखते हो, जो आप सुन रहे हो, उसको इंटरप्रिटेशन जो होती है सेरिब्रम के अंदर, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, उन चीजों की इंटीग्रेशन के लिए जो मैसेज सेंड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सॉर्ट आउट करके, वो कौन सेंड कर रहा है? वो सेंड कर रहा है डायनसेफेलॉन। तो ये हमने बात कर ली किसकी, सॉरी, हाँ, डायनसेफेलॉन का कौन सा वाला पार्ट कर रहा है? थैलेमस कर। डाइनसेफेलॉन का ये तमाम काम जो मैंने बताया, ये कौन सा वाला पार्ट कर रहा है? ये थैलेमस कर रहा है। तो इट वाज ऑल अबाउट थैलेमस। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करो। इसके बाद फिर हम डाइनसेफेलॉन की तरफ चलेंगे और डाइनसेफेलॉन के सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, और वो है हाइपोथैलेमस। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? डाइनसेफेलॉन के पहले पार्ट की, जो कि है हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये कंटेन है, कंटेन यानी इसके पास मौजूद होते हैं मैनी डिफरेंट क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन के क्लस्टर होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन के क्या हैं? गुच्छे हैं, एक तरीके से हम बात कर लें तो क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। इनमें से कुछ न्यूरॉन, हम जो हैं वो न्यूरॉन कैसे होते हैं? वो न्यूरो सिक्रीटरी भी होते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी भी न्यूरॉन होते हैं। न्यूरो सिक्रीटरी का मतलब क्या है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, यानी
ब्रेन का और कोई पार्ट हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा उस तरह से, लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है ये साथ में क्या कर रहा है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करने का भी जो है वो काम कर रहा है। इसका जो है वो न्यूरल न्यूरल कंडक्शन का काम भी कर रहा है, और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन प्रोडक्शन का काम भी जो है वो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो गया हमारे ब्रेन का। हमारे ब्रेन का ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, और कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में, ये कंट्रोल कर रहा है हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये थर्मोस्टेट का काम भी कर रहा है। सही है, होम्योस्टेसिस में आपने पढ़ा होगा, थर्मोस्टेट का काम कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। हमारी जो हंगर होती है, जो हमें भूख लगती है, भूख का जो एहसास होता है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी हाइपोथैलेमस कर रहा है। आपकी जो थर्स्ट है, जो प्यास का एहसास है, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। वाटर बैलेंस जो हमारी बॉडी में होता है, जिसको आप ओस्मो रेगुलेशन कहते हो, ये भी कौन कर रहा है, ये भी जो है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मंथली जो साइकिल है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। और जो हमारे ऑटोनोमिक सिस्टम है, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, जो इनवॉलेंट्री हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं, वो भी बहुत कुछ जो है वो कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसके जो पार्ट हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के कुछ एरिया जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो इलिसिट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इमोशन। कुछ इमोशंस भी हमारे एहसासात को भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से इमोशन हमारे, रेज हो गया, दुख हो गया, फेयर हो गया, प्लेजर हो गया, सेक्सुअल अरोजल हो गया, दुख, प्लेजर, सेक्सुअल अरोजल, राइट, ये सब चीजें जो है वो कौन कंट्रोल, ये भी जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, मतलब ये इसका इसके भी ये भी स्टिमुलेशन, अगर ये स्टिमुलेट हो इसके कुछ पार्ट्स, तो ये भी इमोशंस भी जो है वो कहाँ पर कंट्रोल हो रहेंगे, हाइपोथैलेमस में। लेकिन मेन काम जो हाइपोथैलेमस के हैं वो यही है जो मैंने यहाँ पर नोट की है, ये मेन फंक्शन है। और साथ में जो है ये एक तरीके से जो है ये हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट भी हो गया, और साथ में क्या हो गया, हमारे ब्रेन का पार्ट भी हो गया। तो इट वाज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ब्रेन जो है वो लिम्बिक सिस्टम के पहले पार्ट के बारे में पढ़ा, जो कि क्या था, जो था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और जो हाइपोथैलेमस के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है हिप्पो कैम्पस। इसको हिप्पो क्यों कहा जा रहा है, हिप्पो इसको इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो किससे रिजेंबल करती है, सी हॉर्स से। और सी हॉर्स का जो जेनरिक नेम है वो क्या है, वो हिप्पो कैम्पस है। ये किसका नाम है, सी हॉर्स का। तो इसकी शेप सी हॉर्स की तरह होती है, तो इस वजह से इसको नाम क्या दिया गया है, इसका नाम जो है वो हिप्पो हिप्पो कैम्पस दिया गया है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, ये बेसिकली जो है वो इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमारी लॉन्ग टर्म जो मेमोरी होती है उसको जो है वो कंट्रोल करने, उसको जो है वो बनाने में जो है वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी हमें चाहिए होती है, किसके लिए चाहिए होती है, दस रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। का मतलब ये हमें किसके लिए चाहिए, लर्निंग के लिए। जब हम चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें उनको ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी या लर्निंग के लिए जो है वो हिप्पोकैम्पस क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक क्या होता है, शॉर्ट टर्म होती है, आपकी बुक कहती है शॉर्ट टर्म प्रोसीजरल मेमोरी टाइप, ऑन द अदर हैंड आर नॉट मीडिएटेड बाय, अब मैं इसका इस सेंटेंस का आपको मतलब समझा रहा हूँ, आर नॉट मीडिएटेड बाय हिप्पोकैम्पस। अब मतलब क्या है,
कहता है प्रोसीजरल मेमोरी टाइप। प्रोसीजरल मेमोरी टाइप कैसे होती है? रिमेंबर हाउ टू मोटर एक्ट लाइक वॉकिंग। जैसे हम बच्चा बचपन में चलना सीखता है और फिर वो हमेशा आपको याद रहता है कि चलना सीखना किस तरह आप चलते हैं। प्रोसीजरल होता है जैसे आप जो है वो गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो, एक प्रोसीजर होता है उसका, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, फिर वो उसको आप सीख रहे होते हो। तो मतलब कहने का ये है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोसीजरल जो एक्ट होते हैं, जो अब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, बेसिकली वो उस वक्त कंट्रोल हो रहा होता है जब वो शॉर्ट टर्म में होता है। तो वो कंट्रोल हो रहा होता है किसमें? आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अब मिसाल के तौर पे एक नंबर है 333, 222, 111, ये नंबर है। अब जब आप मिला रहे होगे ना इस नंबर को, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आप जब मिला रहे होगे तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको याद हो जाएगा 333। अगर आप इसको देखोगे भी नहीं, आपको याद हो गया 333, 222, 111, आपने मिला लिया। अब ये जो आपने मिलाया है नंबर, अभी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने मिला लिया और कुछ अर्से के बाद आप इसको भूल गए। तो ये काम कहाँ पर हुआ? ये काम हुआ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सही है। इसके अलावा अगर आपने गाड़ी चलाना सीखी, आपने पहले दिन गाड़ी की प्रैक्टिस करी, उसके बाद फिर आपने करी नहीं, तो आप क्या होगा? भूल जाओगे। ये आपको पहला वाला जो प्रोसीजर था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थी वो कौन कंट्रोल कर रहा था? वो था सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लेकिन बार बार जब रिवीजन होगी उसकी, इस नंबर को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो चली जाएगी। इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन कंट्रोल कन्वर्ट कर देगा? वो हिप्पो कैंपस कर देगा। वो कौन कंट्रोल करेगा? वो करेगा हिप्पो कैंपस। जैसे आपकी बुक कह रही है, द कोर्टेक्स एंड सेरिबेलम, द कोर्टेक्स आर सेरिब्रम्स आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैम। यानी आपका जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म होते हैं उनको मैनेज कौन करता है? तो उनको मैनेज तो कर रहा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम, उसको मैनेज कर रहा है। और उसके बाद उनको जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन कन्वर्ट कर रहा है? वो कन्वर्ट कर रहा है हाइपो कैंपस जो है। मतलब ये इनका आपस में मिलकर जो है ये काम हो रहा है। सिर्फ ये जो है वो हाइपोकैम्पस का नहीं है, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी क्या है? इन्वॉल्व है। तो ये कर रहा है काम हाइपोकैम्पस। सिंपल एक बात याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है। और ये हमारी लर्निंग के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे चलें। तो इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ? एमिगडेला की तरफ। एमिगडेला की तरफ आ जाते हैं। अब amygdala is believed to responsible for production of appropriate behavior responses to environmental stimuli. They control feeling of emotions, of fear। अब इसके पास ये भी बेसिकली क्या करता है हमारे पास? ये हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है। जैसे आपका फियर हो गया, हैटर हो गया, सदमा हो गया कोई, या सेक्सुअल अरोजल। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं हमें ये सब कुछ चीजें होती हैं। अकेलापन हो गया आपका, आपके खौफ हो गए, आपके हेटर हो गई, आपके आपकी नफरतें हो गई, आपके सदमे हो गए, ये सेक्सुअल अरोजल जो है, ये इन्वायरमेंट बाज़ दफ़ा इन चीज़ों को स्टिमुलस करती है। हमारी इन्वायरमेंट भी क्या करती है? इन चीज़ों को स्टिमुलेट करती है। तो हमारी इन्वायरमेंट से ये जो चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं, ये कौन सी जगह इसको कंट्रोल कर रही होती है? किस जगह पर ये काम हो रहा होता है? ये काम हो रहा होता है एमेगडेला के अंदर। तो एमेगडेला के अंदर जो है ये तमाम के तमाम काम जो है वो होते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट हिप्पोकैम्पस एंड मैगडेला। मैगडेला के अंदर से यही बातें याद रखनी है कि इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। वैसे तो हमारे ये इमोशन जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर भी कुछ है, लेकिन एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके बाद जो हो रहे हैं, ये मेन जो काम है वो किसका है? वो एमेगडेला का है। हाइपोथैलेमस का वो मेन काम नहीं है। मेन मेन काम किसका है? ये एमेगडेला का ये मेन काम है इनको कंट्रोल करना। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन की तरफ। अब आ जाते हैं कौन से ब्रेन की तरफ? मिड ब्रेन की तरफ। क्यों कह रहे हैं इसको मिड ब्रेन? ये आपका हो गया फोर ब्रेन, ये आपका हो गया हाइंड ब्रेन। इन दोनों को जो आपस में इनके बीच में जो है ये कौन सा ब्रेन है? ये है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन इज एक्सट्रीमली रिड्यूस इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ही बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता साइज में, एक्सट्रीमली रिड्यूस होता है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। बट एन इम्पोर्टेंट रिले सेंटर, ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब हो गया इधर से हाइंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन ली,
और ये इंफॉर्मेशन आगे थैलेमस को पहुंचा दी, थैलेमस ने आगे किसको पहुंचा दी, फोर ब्रेन को पहुंचा दी, सेरिब्रम को पहुंचा दी। तो ये रिले सेंटर हो गया ना, एक जगह से इंफॉर्मेशन ली और उसको लेकर दूसरी जगह क्या कर दिया, रिले कर दिया, पहुंचा दिया। तो ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, रिले सेंटर के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वैसे तो ये होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, की होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं जाल की तरह। मिसाल के तौर पे देखो ये मिड ब्रेन है ना, तो ये जो मिड ब्रेन है इसका जो कनेक्शन है, इसके न्यूरॉन का कनेक्शन जो है वो सेरिब्रम के साथ भी है, मिसाल के तौर पे पोन्स के साथ भी है, सेरिब्रम के साथ भी है, पोन्स के साथ भी है, ये जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ भी है। फिर आगे जो है इसके ये थैलेमस के साथ भी इसका कनेक्शन बन रहा है, फिर इसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस के साथ भी बन रहा है। तो आप देखो ये जाल की तरह बन गया। तो इसकी क्या वो फॉर्मेशन होती है, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरह होता है, जाल की तरह ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको क्या हम कह रहे हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये इसकी है। which ex which extend all way from the central core of the medulla through the pons, the midbrain and onto the lower region of forebrain। यानी ये जो एक्सटेंड हो रहा होता है, जो फैला हुआ है मेडुला के बीच वाले पोर्शन से, मेडुला अपने बीच वाले पोर्शन से लेके ये कहाँ तक, जो मिड ब्रेन जो है वो बीच वाले पोर्शन से जो है ये कहाँ तक जो है वो फैला होता है, ये मेडुला की तरफ भी गया होता है, पोन्स की तरफ भी होता है। मिड ब्रेन जो है वो आगे फिर जो है फोर ब्रेन का जो लोअर रीजन्स होते हैं, लोअर रीजन में थैलेमस आ जाएगा, हाइपोथैलेमस आता है, उनके साथ भी क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। द रेटिकुलर फॉर्मेशन प्ले अ रोल इन स्लीप एंड अरोजल। यानी जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये किस में रोल प्ले करता है, स्लीप एंड अरोजल, हमारा सोने और जागने को ये कंट्रोल करता है। ये भी इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। हमारी जो मसल टोन है, मसल टोन किसको कहते हैं, मसल टोन कहते हैं जब हमारे मसल टाइट होते हैं, जब हम बैठे हुए होते हैं उस वक्त हमारे, जब हम मसल रेस्ट की हालत में हमारे मसल की जो टाइटनेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मसल टोन कहते हैं। तो इस मसल टोन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। सर्टन इन्वायरमेंट एंड रिफ्लेक्सेस, कुछ इन्वायरमेंट के होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सेस को भी ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कभी कभी आप जब वो क्या कहते हैं, कुछ मूवमेंट होती हैं, कुछ आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं, आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़े होंगे। जब हम रोशनी में आते हैं तो हमारा प्यूपिल एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम से जब कोई तेज आवाज आएगी तो आप एकदम यूँ कुछ मूवमेंट होती हैं, ऐसे आप पीछे मुड़कर देखोगे। तो इस तरह की कुछ चीजें जो होती हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इनको भी कंट्रोल कर रहा होता है आपका जो है वो मिड ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। नहीं, मिड ब्रेन का जो मेन जो चीज आपने याद रखी ना मिड ब्रेन की, ये याद रखना है कि ये क्या है, ये एक तरीके का रिले सेंटर, ये याद रखिए। ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, मेन काम इसका ही है। फिर उसके साथ साथ ये थोड़े से काम बता दिए, मसल टोन, इमोशंस और ये स्लीप एंड अरोजल, ये काम आगे वाले पार्ट भी करते हैं। सही, अब आगे हम चलते हैं किसकी तरफ, लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, और जो कि कौन सा है, जो है हाइंड ब्रेन। सही है, इंशाल्लाह ब्रेन हो गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के आपको पता है तीन पार्ट्स होते हैं, पॉन्स हो गया, इसके अलावा जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और साथ में जो है वो इसका जो है वो सेरिबेलम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके पहले पार्ट की बात करते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल सेवरल ऑटोनोमिक फंक्शन, ये हमारे कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री, जो हमारे विल में नहीं होते, इनवॉलेंट्री फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग के बारे में याद रखना, ब्रीदिंग जो होती है हमारी जनरली इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन कभी कभी हम वॉलेंट्री तौर पे भी करते हैं, इसको तो दोनों हो सकती है, वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री भी। तो जब ये इनवॉलेंट्री होगी तो कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल इसको कर रहा होता है, किसको, हमारी ब्रीदिंग को। इसके अलावा इसके बारे में हम बात करें, हमारी हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट होती है, दिल की धड़कन जो है वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल कर रहा है। हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। हमारा जो सॉलिंग है, हम जो निगलते हैं खाने को, जो खाने को निगलते हैं, उसका कुछ एक्शन वॉलेंट्री होता है, कुछ एक्शन इनवॉलेंट्री होता है। जो उसका इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि कौन सा है, जो कि है पोन्स। पोन्स जो है वो लोकेटेड होता है अबो द मेडुला, आपको पता है मेडुला के ऊपर मौजूद होता है। और ये हमारे पास जो काम कर रहा है, ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वॉकफुलनेस।
तो जो आपकी एक ट्रांजिशन होती है कि रात को आप स्लीप के अंदर चले जाते हो और सुबह जो है वो आपकी वॉकफुलनेस हो जाती है। तो ये जो इसकी जो ट्रांजिशन होती है, जो आपकी आपका जो पूरा 24 घंटे होते हैं उनमें जो ट्रांजिशन होती है, रात के टाइम जब आप सोने लगते हो तो आपको कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर आपकी बॉडी में रिलीज करता है और आपकी बॉडी को जो है वो स्लीप के की तरफ लेके जाने का जो काम कर रहा होता है वो कौन करता है, पॉन्स करता है। और सुबह उठते हो तो जो हार्मोन्स रिलीज होंगे आपकी बॉडी में रोशनी, वो कौन काम करेगा, वो जो है वो पॉन्स काम करता है। तो आपके उठने और जागने की जो साइकिल है ये कौन है, ये पॉन्स जो है वो करवा रहा है। इसके अलावा पॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है वो और जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं आपकी स्लीप की, एक डीप स्लीप होती है, एक रैपिड मूवमेंट आई मूवमेंट स्लीप होती है। स्लीप की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आप एकदम नहीं सो जाते हो, पहले लेटते हो फिर इसके बाद फिर डीप स्लीप में जाते हो। तो स्लीप की जो स्टेजेस हैं वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, वो भी जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग जो होती है उसको भी जो है वो कौन कंट्रोल करता है, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को भी जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, पोन्स भी कंट्रोल कर रहा है। तो वो जो ब्रीदिंग को मैनली तो मेडुला कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ब्रीदिंग के हमारे जो पैटर्न है तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है पोन्स। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास जो पार्ट है मिड हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है, और वो है सेरिबेलम। सही है। अब सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी का जो पार्ट है, इट इज important coordinating movement of the body. The cerebellum receives sensory information about the position of joints and the length of the muscles, as well as information from the auditory and visual synapse. It receive input from the motor pathway. अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपली बात करूं तो ये सिंपली अगर मैं इसको लिखूं तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस। भाई आपकी जो मूवमेंट होती है और जो उसकी बैलेंस होती है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन होती है, जब आप चल रहे होते हो, अब बताओ जब आप चल रहे होते हो तो चलने के दौरान आपको मैसेज आपके ज्वाइंट से भी आ रहे होते हैं, आपके मसल की तरफ मैसेज आ रहे होते हैं, आपके मसल की से मैसेज जो है वो जा रहे होते हैं, आप सुन भी रहे होते हो, आप देख भी रहे होते हो, फिर आपका मूवमेंट के साथ बैलेंस बनता है ना। अगर आप चल रहे हो, कोई पहाड़ी जगह आ गई इस तरह का, तो फिर आप उसमें अपना बैलेंस बनाओगे। सही है। एकदम से पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, आपको आवाज एकदम से आएगी, कोई गाड़ी आ रही है, आप देखोगे भी, फिर एकदम से अपने आप को बैलेंस करोगे। तो ये जो आपकी मूवमेंट और बैलेंस जो होता है, इसको जो कोऑर्डिनेट करता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो आपको रखता है, वो कौन रखता है, वो रखता है सेरिबेरम। और सेरिबेरम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी पोजीशन जो होती है उसमें इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, ज्वाइंट से भी आती है, आपके लेंथ ऑफ मसल्स की जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है, इसके अंदर आपकी विजुअल आंखें और ऑडिटरी, ये सब चीजें इसके अंदर क्या हो रही होती हैं, इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट सेरिबेलम। तो हमने अभी बात कर ली किसकी, हमने ब्रेन के तीनों पार्ट्स के जो है वो लोकेशंस जो थी, उसके पार्ट्स की लोकेशन और उसके फंक्शन को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा बात करें अगर ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं। तो ब्रेन स्टेम के अंदर तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसमें पोन्स आ जाता है, और इसमें आ जाता है मिड ब्रेन। अब देखो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, ये पॉन्स हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे होते हैं और इसके ऊपर लगा हुआ होता है, रखा हुआ होता है सेरिब्रम ऐसे। तो ऐसे ट्री की तरह लगता है, और ये नीचे वाला एरिया स्टेम की तरह लगता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। और ये ब्रेन स्टेम हमारी बॉडी के ज्यादातर जो ऑटोनोमिक फंक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं, ये जो ब्रेन स्टेम के जो पार्ट्स होते हैं ज्यादातर ऑटोनोमिक फंक्शन पे जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जैसे हम जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसको हम माइलिन सेफलोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इसको माइलिन सेफलोन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा पोन्स को कहते हैं मेटा मेटनसेफलोन, इसको कहते हैं मेटनसेफलोन। मेटनसेफलोन इस वजह से कह रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर है, तो इसको हम मेटनसेफलोन कह रहे हैं। और मिड ब्रेन को हम कह रहे हैं मीजन सेफलोन। मीजन इसको कह रहे हैं, मिड है, मिड का मतलब मीजन, तो इस वजह से इसको मीडन सेफलोन भी जो है वो कह रहे हैं। तो ज्यादातर ये तीनों पार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन को ज्यादातर हमारी बॉडी के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट ब्रेन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो।
रिलेटेड कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप करें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो आप कर लें। जी है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ। क्लियर हो गया? फर्स्ट टाइम इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके साथ सेंड कर दूंगा, जो भी होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन के अलावा। एक चीज मैंने मैकडेला का फंक्शन में एक था लॉनर। लॉनर का मतलब क्या होता है? वही अकेलापन जो दूसरों को अवॉइड करते हैं, अकेले होते हैं, तन्हाई। तन्हाई एक तरीके की लॉनर इसको कहेंगे। ये भी जो है वो कौन किसके उसमें होती है, कंट्रोल में, मैकडेला के कंट्रोल में होती है।